और ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है, जब तुम सेंटेंस रीड कर रहे हो तो भी नहीं समझ पा रहे हो और आंसर भी वही है, तो तुम लोग कैसे कर पाओगे उसको। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल के बारे में, और मैं तुम लोग के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जो कि मैंने यूज़ किए थे अपने प्रैक्टिस के टाइम पे, और कैसे तुम लोग उन टिप्स को यूज़ करके एक अच्छा इफेक्टिव स्कोर पा सकते हो। और साथ ही में मैंने आईएलटीएस के राइटिंग मॉड्यूल के बारे में भी वीडियो डाल रखी है, तो चैनल पे जाके तुम लोग उसको भी देख सकते हो। तो चलो सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले टिप है अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर्मेट। आईएलटीएस रीडिंग का फॉर्मेट ऐसा है कि तुम्हारे पास 3 पैसेज होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का टाइम होगा, और तुम लोग के इस टाइम के अंदर ये 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो अगर तुम फास्ट नहीं होगे और टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकला तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो तुम लोग को प्रैक्टिस के टाइम पे खास तौर पे इसका ध्यान देना है कि जब तुम प्रैक्टिस करो तो एक टाइमर लगा दो, जो कि एक स्टॉप टाइम वॉच होनी चाहिए या फिर एक टाइमर होना चाहिए 1 घंटे का। तो जैसे वो 1 घंटा पूरा हो जाता है तो तुम्हें ये नोटिस करना है कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन छोड़ दिए। देखो, पूरा गेम है ना फॉर्मेट का है। तुम लोग कितनी भी अच्छी रीडिंग आती हो, तुम लोग 1 मिनट में पूरा पैसेज क्यों ना रीड कर लो, लेकिन अगर तुम उस फॉर्मेट से कंफर्टेबल नहीं हो पाए तो तुम लोग आईएलटीएस रीडिंग क्रैक नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें प्रैक्टिस फॉर्मेट के तरीके से ही करनी है और टाइमर लगा के ही करना है। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मेरे छूट रहे हैं, तो तुम लोग को ऐसे एडजस्ट करना है बाकी क्वेश्चंस को कि वो क्वेश्चंस ना छूटे। क्योंकि अक्सर जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे 10 क्वेश्चन हमेशा छूट जाते थे, लेकिन इवेंचुअली 1 वीक के प्रैक्टिस के बाद में वो कम होते गए, और जब मेरी फाइनल प्रैक्टिस मैंने पूरी की तो एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं था। अब देखो, आईएलटीएस फॉर्मेट में ऐसा है कि जो 3 पैसेज दिए रहेंगे वो तीनों अलग अलग पैसेज होंगे, और हर पैसेज के मिनिमम तुम लोग को 13 या 14 क्वेश्चन दिए होंगे जो उस क्वेश्चन को रिजेंबल करते होंगे, और तुम लोग को उनको सॉल्व करना है। तो देखो, तुम्हारे पास जो 3 पैसेज है वो तीनों एकदम अलग होंगे और तीनों का टॉपिक बिल्कुल अलग होगा। ये साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री या फिर एनवायरनमेंट किसी के भी ऊपर हो सकता है। देखो, जब हम लोग फॉर्मेट की बात कर ही रहे हैं तो आईएलटीएस में टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो तुम लोग को सॉल्व करने होंगे, जो कि हैं, एक तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द हेडिंग या मैच द पैसेज, फिर आता है अपना ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस, और फिर आता है समरी कंप्लीशन। तो ऑलमोस्ट 7 या 6 कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, जो तुम लोग को खुद समझ में आएगा कि तुम लोग को कौन सा वाला हार्ड लगता है, कौन सा वाला इजी लगता है। तो तुम लोग को उस बेसिस पे उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना है और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब देखो, फॉर्मेट है तो उसमें हम लोग ये बात भी करेंगे कि अगर तुम लोग पेपर बेस्ड टेस्ट दोगे तो तुम लोग को लास्ट में टाइम मिलेगा अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको आंसर शीट पे लिखने के लिए, लेकिन अगर कंप्यूटर बेस्ड दोगे तो तुम लोग को ऑन द स्पॉट वहीं पे आंसर को लिखना है या मार्क करना है, अगर मार्क वाला आंसर होगा तो। इसके लिए तुम लोगों को कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं जाएगा, 1 घंटे का टाइम है बस। अब जो सेकंड वाली टिप है, इसके बारे में मैंने पहले भी राइटिंग वाले वीडियो में बात की है, और जो ओवरऑल आईएलटीएस का मैंने तुम लोग को बताया था उसमें भी बात की है, और वो है वोकैबुलरी अपनी अच्छी करने के बारे में। तो वोकैबुलरी का पार्ट इसमें भी इसीलिए आता है क्योंकि अगर तुम लोग के सामने कुछ ऐसा वोकैब आ जाता है जो कि तुम लोग ने पहले कभी देखा ना हो, या तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, और ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है जब तुम सेंटेंस रीड कर रहे हो तो भी नहीं समझ पा रहे हो और आंसर भी वही है, तो तुम लोग कैसे कर पाओगे उसको। तो इसीलिए वोकैबुलरी जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा लर्न करो। सिंपल वोकैबुलरी तो आनी ही चाहिए, और अगर हार्ड वाली आती हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तुम लोग को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पैसेज के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ किया है और क्वेश्चन में कौन सा वर्ड पूछा है वो दोनों अलग हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग अगर सेम है तो उसका आंसर भी सेम ही होगा। अब जो थर्ड टिप है वो है प्रैक्टिस स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। अब स्कीमिंग और स्कैनिंग के बीच में एक फ़र्क है जो तुम लोग को मैं बताता हूँ। वो है कि अगर तुम्हारे पास एक पैसेज है जिसके अंदर तुम लोग ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे पैसेज को स्किम कर दिया, मतलब वर्ड टू वर्ड हर एक लाइन को तुम लोग ने देखा और समझा, लेकिन फटाफट, ऐसा नहीं कि तुम एकदम डिटेल में उसको पढ़ रहे हो फिर समझ रहे हो। अब स्कैनिंग ये होता है कि अगर तुम लोग के पास एक वर्ड है जो क्वेश्चन में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे, अब वो पैरा है, तुम लोग उसके अंदर स्कैन करोगे कि ट्यूसडे वर्ड कहाँ पे आता है, और उसके अराउंड तुम लोग अपना आंसर ढूंढना स्टार्ट करोगे। तो तुम लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम लोग स्कीमिंग और स्कैनिंग ज़रूर करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्कीमिंग और स्कैनिंग से ही तुम लोग को आंसर मिल जाता है और तुम लोग को ज़्यादा डिटेल में ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो थर्ड वाला पार्ट है वो है फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली रीडिंग वाले इसमें, क्योंकि इसमें टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। अगर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम लोग को मिल नहीं रहा है और तुम लोग 3-4 मिनट से उसी का आंसर ढूंढ रहे हो,
और फिर भी तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा टाइम उसमें पूरा वेस्ट हो चुका है, क्योंकि अगर उसी 3-4 मिनट में तुम लोग करीबन 2 या 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते थे जो कि ईजी था। देखो, अगर एक क्वेश्चन है जो तुम लोग को सॉल्व कर रहे हो और तुम लोग को उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो तुम लोग को क्या करना है, उसको स्किप कर देना है। क्योंकि अगर तुम लोग उसको स्किप नहीं करोगे और उसी को करते जाओगे और तुमको उसका आंसर भी नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो चुका है वहाँ पे। क्योंकि उसी की जगह तुम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते तो उसके आंसर तुम्हें जल्दी मिल जाते और शायद ये हो सकता था कि उसी टाइम में तुम 3 या 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते। इसलिए तुम उसे स्किप कर दो जो तुम्हें नहीं मिल रहा है, और इवेंचुअली दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या पता तुमको वो क्वेश्चन भी मिल जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ये होता था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, और दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, उसको ढूंढते ढूंढते मुझे फर्स्ट का आंसर मिल जाता था। चौथी टिप मैं तुम लोग को ये दूंगा कि अंडरस्टैंड डिफरेंट क्वेश्चन टाइप। अब देखो, तुम लोग को 2-4 क्वेश्चन टाइप है जो कि बहुत ईजी लगते हैं, तो और तुम उसी की प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम लोग को कोई फ़ायदा होने वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तुम लोग के पास 7 क्वेश्चन टाइप्स हैं और उसमें से जो एग्ज़ाम में आएंगे वो हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर तुम एक ही क्वेश्चन टाइप को या 2 या 3 क्वेश्चन टाइप है उसी को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम लोग को हर क्वेश्चन टाइप के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि समझो तुमने आज के दिन में 2 रीडिंग के टेस्ट किए जो कि 1-1 घंटे के अलग अलग टेस्ट हैं और दोनों में सेम ही क्वेश्चन टाइप्स आए। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, फिलिंग द ब्लैंक्स आए और समरी कंप्लीशन आए, मैच द हेडिंग वाले आए ही नहीं। और तुमने बोला आज के लिए तो हो गया मेरा। और लेकिन जब तुम ऐसे ही रोज करोगे और एक क्वेश्चन टाइप है जो तुम्हारा रोज छूट रहा है और एग्जाम के टाइम पे वही क्वेश्चन टाइप आ जाता है जिसका वेटेज भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो IELTS कैम्ब्रिज की बुक है उसका PDF का लिंक मैंने पिछले राइटिंग वाली वीडियो में दिया हुआ है, तो तुम लोग वहाँ से सारे के सारे 1 to लेके 17 जितने भी बुक्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वो देख लेना। IELTS कैम्ब्रिज की बुक है, उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस हैं और पैसेज भी दिए हैं। तो तुम लोग क्या करो, हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठा। जैसे 5 क्वेश्चन तुम लोग ने फिलअप कर दिए, 5 क्वेश्चन मैच द हेडिंग, मैच द समरी, फिर समरी कंप्लीशन कर दिए। ये सब के हर टाइप के क्वेश्चंस करो, क्योंकि जैसे तुम हर टाइप के क्वेश्चन करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोगों को किस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। अब मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मैच द हेडिंग और मैच द पैसेज ये 2 टाइप थे जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, तो इसीलिए मैंने ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोग को ये क्वेश्चन भी ईजी लगने लग जाएंगे और तुम लोग का रीडिंग का पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो चौथी टिप है जो मैं तुम लोग को दूंगा वो है कि गैस करो। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है तुम्हारे पास लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, 10 क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन को भी तुम अगर 1 मिनट अलॉट करोगे तो 5 क्वेश्चन ही होंगे, 5 क्वेश्चन वैसे भी बच रहे हैं। तो तुम लोग जितना हो सकता है उतना कर दो, लेकिन एक टाइम के बाद तुम लोग को पता चल चुका है कि अब मैं सॉल्व कर लूँ तो भी नहीं होगा, तो तुम लोग ने वो क्वेश्चन पहले से रीड कर लिया होगा, ट्राई भी किया होगा कि उसका आंसर मैं ढूंढ पाऊँ, लेकिन तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम उससे गैस करो। और गैस भी स्मार्टली करना है, क्वेश्चन के बेसिस पे। और तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि हाँ ये आंसर इसका हो सकता है तो गैस कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। क्या पता तुमने गैस किया वो आंसर ही राइट आंसर हो और वो तुम लोग का बैंड इंक्रीज कर दे। और जो 5वीं टिप है वो है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, इससे मेरा मतलब ये है कि तुम लोग को रोज एक IELTS का रीडिंग वाला पार्ट देना ही देना है, टाइमर के साथ देना है, और बाद में एग्ज़ाम के बाद तुम्हें एनालाइज करना है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें मुझे डिफ़िकल्टी होती है और इतने टाइम में मेरा इतना ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको और कैसे मैं अपनी टाइमिंग भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब मैं ये करता था कि मैंने एक टेस्ट दिया टाइमर के साथ में, टाइम भी ओवर हो चुका है, मैंने कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो वो छोड़ दिए। तो फिर एग्जाम के बाद जब मैं उसे चेक करता था तो मुझे पता चला था कि चलो मैच द हेडिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, या फिर समरी कंप्लीशन है, कभी कभी उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो उस बेसिस पे मैं एक अलग टाइम टेबल बनाता था जिसमें मैं प्रैक्टिस ये करूं कि मैच द हेडिंग के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस कर लूं, या फिर समरी कंप्लीशन के जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं। इससे ये होता था कि जो टाइप तुम लोग को हार्ड लग रहा है वो तुम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो अगली बार जब तुम लोग टेस्ट दे रहे होगे तो तुम लोग को ये नोटिस करना है कि जब मैंने प्रैक्टिस कर ली है उस पर्टिकुलर टाइप की, तो अभी टेस्ट देते टाइम क्या मुझे उसमें ईज फील हो रहा है क्या। अगर ईज फील हो रहा है तो तुम लोग प्रैक्टिस बराबर से कर रहे हो और उसी प्रैक्टिस को तुम लोग को कंटिन्यू रखना है जब तक कि सारे टाइप्स तुम लोग को अच्छे से आ ना जाए। तो गाइस यही थे सारे टिप्स जो कि मैंने फॉलो किए थे अपनी रीडिंग के टाइम में। और हाँ, रोज़ प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक दिन भी गैप होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है अगले दिन फिर से प्रैक्टिस करने के लिए। तो रोज़ प्रैक्टिस करो और कंटिन्यूटी बरकरार रखो।
और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तुम लोग का कोई फ्रेंड या रिश्तेदार या कोई भी है जो कि आइल्स की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने राइटिंग वाले सेक्शन का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो उधर जाके उस वीडियो को भी देख लेना, कुछ सीखने ही मिलेगा। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।